नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास NCERT सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं लाइन टू लाइन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, इसके बाद करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फुल NCERT की वीडियोस मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, एल्यूमिनियम प्रगलन स्मेल्टिंग। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। कौन सा? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला, अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन, तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार कुछ पूछा जाता है कि हवाई जहाज बनाने में कौन सा धातु का प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका एल्युमिनियम। और कई बार कंपटीशन क्वेश्चन टाइप के पेपर में भी आ चुका है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बड़ा है। देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। कभी कभी एक नंबर में वो देश पूछ लेता है या भरवा लेता है मैप के माध्यम से कि एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र कहाँ स्थित है, तो आप उसमें लगा सकते हैं उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, केरला है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित। तो आप उसको मैप के माध्यम से ही भर सकते हैं और एक नंबर में वैसे भी पूछा जा सकता है। ये देखो, ये फिगर दिखाई गई है, ये एल्युमिनियम को मेल्ट करने के लिए है। नालको प्रगलन में पट्टी लेप मिल, ये एक मिल है जिसमें ये काम चल रहा है, ये देख सकते हैं। प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। प्रवाह चार्ट 6.8 में देख सकते हैं, एल्युमिनियम निर्माण प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे भी आगे इस उद्योग की, ये देखो एक चित्र दिखाया गया है यहाँ पर कि किस तरह से उसको अनुपात में लाया जाता है। पहले 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्यूमिना, 1 टन एल्युमिनियम, उसके बाद ये उद्योग में प्रक्रिया में लाया जाता है। इसको धीमे धीमे रोक करके इसको देख सकते हैं। बॉक्साइट कच्चा माल, बॉक्साइट खनन, परिवहन या रेल के माध्यम से, बॉक्साइट खनन, दलहन, एल्युमिनियम इसके माध्यम से। ठीक, इस तरह से ये पूरी पेट्रोलाइट की पिघली धातु की इलेक्ट्रो काम करती है, फिर ये मेल्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रसायन उद्योग की। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा, विश्व के आकार दृष्टि में 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहत दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश, कांच, साबुन, शोधक, अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल हैं। कभी कभी यहाँ से भी एक नंबर पूछ लिया जाता है, रसायन उद्योग का प्रयोग कौन कौन सी वस्तु बनाने में किया जाता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसके बारे में। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? कार्बनिक पदार्थ रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर यानी कि हाथ से बनाई वस्तुएं, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशाला या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप भी स्थापित हैं। तो ये इनसे कार्य होते हैं। अब हम बात करते हैं उर्वरक उद्योग की। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजन उर्वरक मुख्यतः यूरिया के लिए, किसके लिए? जो खेतों में डाली जाती है यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक DAP तथा अमोनियम फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास शामिल होते हैं। NP इसको बोलते हैं NPK के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा है अर्थात पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटेशियम यौगिकों का भंडार हमारे पास नहीं है, इसलिए इसको बाहर से मंगाना पड़ता है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं।
अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश आपका हो गया, उड़ीसा है, राजस्थान है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आसाम है, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। इस तरह के कुछ राज्य हैं जो इसका उत्पादन करते हैं। अब हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। आप सीमेंट तो जानते ही हैं। निर्माण कार्यों जैसे घर बनाने में, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध, अन्य व्यापार प्रतिष्ठानों में निर्माण में सीमेंट आवश्यक होता है। यानी हर वो चीज़ जो उपयोग में आती है, चाहे घर हो, चाहे वो स्कूल हो, कारखाने, फूल हो, सब में सीमेंट का आवश्यक होता है। इस उद्योग को भारी एवं स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता भी पड़ती है। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। कभी कभी कुछ ना जाता है, सबसे पहले सीमेंट उद्योग का लगाया गया था तो चेन्नई में, और 1904 में। आज़ादी के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका, दक्षिण एशिया के बाजारों में मांग बढ़ी और यह उद्योग उत्पादन निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि की प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं मोटर गाड़ी उद्योग, जिसको आप अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं। मोटर गाड़ी यात्रियों, सामान के तीव्र परिवहन के साधन। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया एवं बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। किसमें? मोटर गाड़ी उद्योग में जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं वो सारे इसमें बनाए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों की मांग बढ़ी, जिसमें इस उद्योग विशेषकर कार, दोपहिया, तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हो गई। उसकी डिमांड बढ़ी और उसमें एक आकस्मिक वृद्धि हुई। और यह उद्योग कहाँ कहाँ पर है? ये उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु के आसपास स्थित है। सबसे अगर हम आसपास देखेंगे तो दिल्ली और गुड़गांव यहाँ पे जो है जो मोटर उद्योग के बहुत बड़े केंद्र बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से ये काम चल रहा है, इस तरह से पूरी फैक्ट्री में काम होता है। अब हम बात करते हैं औद्योगिकरण, प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण। इसका बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाता है। यद्यपि लोगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल, पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। जैसे जैसे हमारा देखा जाएगा, और जैसे कि उद्योग बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम कितनी कोशिश कर ले फिर हम इसको नकार नहीं सकते हैं। इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। इसका एक चैप्टर आपका बचता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास की समझ। अब हम भाई बात करते हैं उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। आप जानते हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है। अब सबसे पहले हम देखेंगे वायु प्रदूषण। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको जानते हैं, फिर भी मैं आपको वर्बली थोड़ा सा बता देता हूँ। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस, द्रवीय दोनों ही प्रकार कण होते हैं, जैसे धूल से स्प्रे, कुछ धुआं, उद्योगों का धुआं, रसायन आदि, कागज उद्योग, ईंट के भट्टे का धुआं, रसायन व कागज उद्योग, ईंट के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन, जीवाश्म ईंधन, दहन, छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। भोपाल की त्रासदी हुई थी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस छूट गई थी, इससे बहुत उसका दुष्प्रभाव सामने आए। वहीं होता है जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधनशाला, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग आदि से जल प्रदूषण फैलता है, जो कि रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण, भारी धातुएं जैसे शीशा, पारा, कीटनाशक उर्वरक, कार्बनिक प्लास्टिक, रबर
कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश और फोस्फोजिप्सम लोहा इस्पात अशुद्धियाँ हैं, जिससे बहुत तेज़ी से जो होता है जल प्रदूषण फैलता है। इस तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जल प्रदूषण वगैरह। अब हम बात करते हैं तापीय प्रदूषण की। जब कारखानों और ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है और जलीय जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखाने से कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, उद्योग बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। फिर ये नदियों में छोड़ दिया जाता है, फिर धीमे धीमे ये इसका जल भूमि सोख लेती है, फिर जो पीने वाला पानी है वहाँ तक ये पहुँच जाता है। अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। जैसे आप देखते हैं, अब डीजे वगैरह, जल प्रदूषण से खिन्नता, उत्तेजना नहीं बन श्रवण क्षमता, सुनने की क्षमता, हृदय गति, रक्तचाप, अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना मानसिक चिंतन का स्रोत। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य कारखानों का उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। हवाई जहाज हो गया, ठीक है, हेलीकॉप्टर हो गया, विद्युत ध्वनि करने वाले यंत्र हो गए, आपका डीजे हो गया, जनरेटर हो गया, कई सारे ऐसे लकड़ी चीर कारखाने हो गए, जिससे ये प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैलता है। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं? कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ सुझाव हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल के 2 या 2 से अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं को पर चक्रों में उपयोग किया जाना चाहिए। कम से कम उपयोग किया जाए, उसे रिसाइकिल किया जाए। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रह किया जाए। नदियों व तालाबों में गर्म जल अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावित करने से पहले उनको शोधन करना है। औद्योगिक अपशिष्ट शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। पहला, यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। इसमें छोटे अपशिष्ट पदार्थों छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना, तलछट जमाव आदि सम्मिलित होता है। जैविक प्रक्रियाओं को द्वितीय शोधन करना चाहिए। जैव रासायनिक भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीय शोधन। इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्र द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। जब भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषित को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखाने में कोयले की अपेक्षा तेल गैस के प्रयोग से धुआं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। कोयला कम यूज किया जाए। मशीन और उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है और ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता है जो ऊर्जा सक्षम हो तथा वायु में तथा कम ध्वनि प्रदूषित करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र लगाया गया है। तो दोस्तों ये था आपका पार्ट 2। इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कभी भी समस्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें ताकि उनके पास भी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।